ये बात है 4 नवंबर 1914 की, जब एक ब्रिटिश शिप इंडोरेंस तूफानी समुद्र को पार करके दुनिया के सबसे खतरनाक और पुरअसरार कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रही थी। इस शिप पर 28 लोगों का क्रू मौजूद था। कमान एक एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शेकल्टन के हाथ में थी। उसका इरादा था वो काम करने का जो अब तक किसी ने नहीं किया था। वो पूरे अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना चाहते थे। बिल्कुल सही सुना आपने, ये वो वक्त था जब ना कोई स्मार्टफोन था, ना कोई जीपीएस और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इस बर्फ से ढके हुए कॉन्टिनेंट में जहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। बर्फ के तूफानों के बीच एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसने एक कॉन्टिनेंट पैदल पार करने का इरादा किया था। उसका इरादा था वेडल सी के जरिए इस शिप पर अंटार्कटिका के कोस्ट तक पहुँचना। जरा मैप देखो, उसका प्लान था कि बिल्कुल यहाँ लैंड करने की और उसके बाद साउथ पोल तक ट्रैकिंग शुरू करने की। साउथ पोल को क्रॉस करने के बाद वो रोज सी तक पैदल चलने वाला था। कुल मिलाकर यह ट्रैक 2900 किलोमीटर लंबी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इसे मुकम्मल करने में उसे 120 दिन लगेंगे। लेकिन यह प्लान किस कदर बुरी तरह से फेल हुआ और उन्होंने किस किस्म की मुश्किलात का सामना किया, इस बात का अंदाज़ा ना उन्हें था और आप तो तस्वुर भी नहीं कर सकते। पाँच नवंबर 1914 को एंडोरेंस जॉर्जी आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचती है। यह उनका सफर करना आखिरी इंसानी बस्ती था। अगर आप मैप पर देखो, ये जज़ायर के ग्रुप साउथ अमेरिका के टिप के करीब मौजूद है। उनके बिल्कुल नीचे ना अंटार्कटिका के निकला हुआ हिस्सा है जिसे अंटार्कटिका पेनिनसुला कहा जाता है, और उसी के साथ है वेडल सी, एक ऐसा समुद्र जो अंटार्कटिका के तीनों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है। इसी वजह से ना बर्फ बाहर नहीं निकल पाती और यहाँ एक घनी और धीमी बर्फ की तह बनी हुई है। उस दिन मौसम बहुत खराब था और वेडल सी की हालत बिना ठीक नहीं लग रही थी। लोगों ने शेकल्टन को कहा कि ना मिशन थोड़ा डिले कर ले क्योंकि ऐसी हालत में सफर करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन शेकल्टन ने जिद की, उसके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती थी। उन्होंने अपने सफर को जारी रखा। 5 दिसंबर 1914 एंडोरेंस शिप आगे बढ़ती रही, लेकिन जल्द ही उनका सबसे बड़ा खौफ हकीकत में बदल गया। वेडल सी की बर्फ उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ी और घनी थी, लेकिन शेकल्टन ने हिम्मत नहीं हारी और सफर जारी रखा। यह दिन था 18 जनवरी 1915 की। शिप बर्फ के किनारे के साथ चलते चलते कुछ ही देर बाद न बर्फ में पूरी तरह से फंस गई। कुछ दिन बाद क्रू के चंद लोगों ने देखा शिप से थोड़ा सा आगे 50 मीटर दूर 15 फुट लंबी एक दरार बनी हुई है। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी आज़ादी की। 3 घंटे तक शिप के इंजन को फुल स्पीड में चलाया गया ताकि वो बर्फ से आगे निकल सके, मगर शिप 1 इंच तक भी नहीं हिली। क्रू ने शिप से उतरकर अपने टूल्स के जरिए बर्फ को तोड़ने की कोशिश की ताकि शिप आगे बढ़ सके, लेकिन वो भी नाकाम रहे। जिस बर्फ के ऊपर वो शिप फंसी हुई थी वो धीरे धीरे जमीन से दूर होती चली गई। जिस जगह पर उनका लैंड करने का प्लान था उसे वेजल बे कहते हैं। वो जगह अब उनकी नजरों से और दूर होती जा रही थी। शिप लगभग 60 माइल्स तक बह गया। मसला यह था कि बर्फ और वेजल बे के दरमियान पानी मौजूद था जहाँ पर क्रू पैदल चलकर नहीं जा सकते थे, और दूसरी तरफ शिप बर्फ में फंसी हुई थी। हफ्ते और महीने गुजरते गए। वो शिप को बर्फ से निकालने की कोशिश करते रहे। उन्हें मालूम था कि सर्दी आने वाली हो और वहां पर सर्दी का मतलब था 24 घंटे अंधेरा ही अंधेरा। महीनों तक उन्हें 1 मिनट का धूप भी नसीब नहीं होता है। शेकल्टन ने हुक्म दिया कि वो सर्दियां इसी शिप में गुजारेंगे। मगर सर्दी का मतलब यह भी था कि और ज्यादा ठंड, बर्फ और तूफान, और ऊपर से शिप पर दिन ब दिन बर्फ का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक फोटोग्राफर फ्रैंक हॉली भी शिप पर मौजूद था। उसके कैमरे से ली गई तस्वीरें आज भी सब कुछ बयां करती हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि किस तरह बर्फ शिप को कुचल रही थी। यह दिन था 30 सितंबर 1915। शिप में दरारें दिखाई देने लगी थी, लेकिन क्रू मेंबर्स ने ना हिम्मत नहीं हारी। 24 अक्टूबर 1915 शाम 6:45 पर अचानक बर्फ के दबाव को बढ़ने की वजह से बर्फ का एक टुकड़ा फटा और वो शिप की तह से आकर लग गया। एक भारी बर्फ का टुकड़ा एंडोरेंस शिप के पीछे के हिस्से की तरफ लग गया, जिसकी वजह से पानी शिप के अंदर दाखिल होने लगा। क्रू मेंबर्स फौरन काम पर लगे। उन्होंने पानी निकालने की कोशिश की। 3 दिनों तक पंप चलाया गया, मगर पानी निकलने की बजाय तेजी से और अंदर की तरफ आ रहा था। टेम्परेचर -8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, लेकिन क्रू मेंबर्स ना ही डरे और ना ही घबराए। कुछ क्रू मेंबर्स ने कोशिश की कि शिप के आसपास के बर्फ को ढीला कर दिया जाए ताकि बर्फ की दबाव थोड़ा कम हो जाए, मगर उनकी ये कोशिशें भी नाकाम रहीं। पानी तेजी से शिप के अंदर दाखिल होता जा रहा था और बर्फ की दबाव ढीली पड़ने की बजाय और मजीद ज्यादा होती जा रही थी। आखिरकार शेकल्टन ने हार मान ली और हुक्म दिया कि शिप को छोड़ दिया जाए। सबको डिबोर्ड होने का ऑर्डर दिया गया। यह नज़ारा देखने के बाद एक क्रू मेंबर ने, टॉम एमसी लियोट ने कहा, अब हम लोग कभी घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि इस शिप को फंसे हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके थे और उनकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी।
यह दिन था 27 अक्टूबर 1915। इस दिन को अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ। जब शेकलटन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक हैरान कर देने वाला मंजर था। शिप का पिछला हिस्सा 20 फुट तक ऊपर उठ चुकी थी। रूडर और स्टैंड पोस्ट टूट चुके थे। शिप के जो लकड़ी के हिस्से थे वो बिखरने लगे थे और शिप के आगे का हिस्सा पानी से मुकम्मल तौर पर भर चुका था। खुशकिस्मती से शेकलटन उसके साथी उस वक्त तक वो शिप छोड़ चुके थे और उसके बाद पानी बर्फ में तब्दील होने लगा और इसी नई बर्फ की वजन की वजह से शिप के आगे का जो हिस्सा था वो डूबने लगा। जैसे जैसे शिप डूब रही थी वैसे वैसे ही शेकलटन का वो सपना भी डूब रहा था। लेकिन इस वक्त जान से ज्यादा कोई और चीज कीमती नहीं थी। क्या वो जिंदा वापस जा सकेंगे? क्रू के पास ना तो कोई रेडियो था और ना ही कोई टेलीफोन जिससे वो दुनिया से राब्ता कर सकें। दुनिया से राब्ता करने का उनके पास कोई जरिया ही नहीं था और वो अंटार्कटिका के एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर फंसे हुए थे जो बहती जा रही थी। इसी बर्फ के टुकड़े के ऊपर उन्होंने अपना कैम्प लगाया। उन्होंने सबसे पहले अपना सामान का हिसाब लगाया। क्या बचा था उनके पास, कितना खाना और पानी मौजूद था। उन्हें मालूम हुआ कि उनके पास 3 छोटी कश्तियां थी, यानी कि 3 छोटे बोट्स थे और एक स्लेज बर्फ पर खींचने वाली गाड़ी थी। कुछ जरूरी सामान और सिर्फ 1 ही महीने का राशन बचा हुआ था। रात को सोने के लिए जगह बहुत कम थी। कुछ लोग बर्फ के ऊपर ही सो जाते और कुछ लोग जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक कर सो जाया करते ताकि वो ठंड से बच सकें। किसी गुजरने वाले शिप का उनके ऊपर नजर पड़ना नामुमकिन था क्योंकि वो अंटार्कटिका के ओशियन में थे। 1 साल से ज्यादा हो चुका था इन्हें इंसानों को देखे हुए। दुनिया को तो ये भी मालूम नहीं था कि क्या वो जिंदा है भी या नहीं। ना तो वो कोई पैगाम भेज सकते थे और ना ही ये कोई उम्मीद लगा सकते थे। शेकलटन के पास ना अब सिर्फ एक ही चीज थी, अपने स्किल्स और तजुर्बों पर यकीन। मगर सवाल तो बनता है कि ये यकीन कब तक जिंदा रहता। जब खाना खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? बर्फ पर कैंप लगाना भी हमेशा के हल नहीं है क्योंकि बर्फ की तह कभी भी टूट सकती थी। उन्हें जमीन चाहिए थी। शेकलटन ने अंदाजा लगाया कि सबसे करीबी जमीन पोलेट आइलैंड है जो तकरीबन 550 किलोमीटर दूर थी अंटार्कटिका के किनारे पर। यह किस्मत का ना एक अजीब खेल था। 1903 में ना एक स्वीडिश शिप यहाँ पर फंसी हुई थी और उनके ना रेस्क्यू गियर को पोलेट आइलैंड पर छोड़ दिया गया ताकि अगर कोई और एक्सपेडिशंस फंस जाए तो वो इस चीज का इस्तेमाल कर सकें। वही गियर शेकलटन ने खुद खरीदा था और 12 साल बाद उसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी उसी को थी। क्रू ने मिलकर फैसला किया कि वो पोलेट आइलैंड तक न पहुंचने की कोशिश करेंगे और अपना सामान स्लेज पर लेकर जाएंगे। शेकलटन ने हुक्म दिया कि हर आदमी सिर्फ 2 पाउंड तक ही अपने साथ सामान लेकर जा सकता है। कई लोग अपनी पर्सनल चीजें ले जाना चाहते थे लेकिन शेकलटन ने उन्हें याद दिलाया कि जान से ज्यादा कीमती चीज कोई भी नहीं है। शेकलटन ने खुद बर्फ में अपने गोल्ड कॉइन्स और बाइबल छोड़ दिए। फोटोग्राफर फ्रैंक हार्लिंग के पास 400 फोटोज के नेगेटिव्स है लेकिन 2 पाउंड की लिमिट की वजह से वो 150 नेगेटिव्स ही अपने साथ लेकर जा सके। यही 150 पिक्चर्स ही बाद में दुनिया को इस हिस्टोरिक सफर का ना सबूत दिए। और खाने की कमी की वजह से ना क्रू के साथ रहने वाले पपीज को मारना पड़ा और उन्हें खाना पड़ा क्योंकि खाने के लिए कुछ और बचा ही नहीं था। इसके बाद ना कुछ दिनों की तैयारी के बाद सामान को ना इस स्लेज पर छोड़ दिया गया। हर बोट का वजन तकरीबन 1 टन था और खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। किस्मत भी उनके साथ नहीं थी क्योंकि अंटार्कटिका में अब गर्मियां लौट आई थी। टेम्परेचर बढ़ रहा था, बर्फ नरम हो रही थी और इसी वजह से सामान खींचना और भी मुश्किल हो गया। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सिर्फ 1 मील दूर जा चुके थे और आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। शेकलटन ने फैसला किया कि इसी बर्फ के टुकड़े के ऊपर कैंप लगाएंगे जब तक ये बर्फ उन्हें जमीन के करीब ना ले जाए। इस कैंप को बाद में ओशियन कैंप कहा गया। शेकलटन ने हर क्रू मेंबर को कुछ ना कुछ काम देता कि वो उदास या परेशान ना बैठे रहें। 21 नवंबर 1915 तक इंडोरेंस शिप के पिछले हिस्से पर बर्फ का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और शिप अब पानी में उछलने लगी थी और कुछ देर के लिए तो हवा में उड़ भी गई थी और पूरी तरह से उसके बाद बर्फ के नीचे डूब गई। क्रू मेंबर सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर थे। उन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। वो लोग बेशक बहुत पहले शिप को छोड़ चुके थे लेकिन अपनी आंखों के सामने इस चीज को देखते हुए, इस शिप को डूबते देखते हुए उनके दिल टूट गए। अब सिर्फ बर्फ का टुकड़ा रह गया था और उस पर बनाए हुए उनके कैंप्स। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही वो बर्फ का टुकड़ा ईस्ट की तरफ बहने लगा, यानी कि वो जमीन से और दूर होता चला गया। 23 दिसंबर 1915 को शेकलटन ने फैसला किया कि वो कैंप्स छोड़ देंगे और पैदल दोबारा चलेंगे। जैसे ही वो कुछ किलोमीटर दूर आगे चले तो उनके सामने पतली बर्फ की तह और फिर पानी आ गया। अब ना तो वो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे लौटना चाहते थे। फिर से उन्होंने उसी बर्फ पर कैंप लगा लिया। खाने की कमी को देखते हुए शेकलटन ने सख्त नियम लगाए। अब हर आदमी को ना सिर्फ एक ही बिस्किट रोज का मिलता था, थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ दूध, थोड़ा कोका और थोड़ी सी कैंड जो कि हाई फैट मीट पेस्ट था। इसके अलावा क्रू ने सील्स और पेंगुइन्स के शिकार करना शुरू कर दिया। हकीकत में ना खाने की कमी बहुत खतरनाक थी लेकिन शेकलटन ने ना अपने क्रू मेंबर्स को समझाया कि आप लोग फिक्र ना खाना बहुत ज्यादा मौजूद है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और वो हिम्मत ना हारें। उसे मालूम था कि ना जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है मेंटल स्ट्रेंथ। और ये बात हम पर भी लागू होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली, दिमागी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। कई महीने बीत गए इस बर्फ के कैंप में और खुशकिस्मती से ये जो बर्फ का टुकड़ा था वो सही डायरेक्शन में तैरने लगा। दिन हफ्ते बन गए, हफ्ते महीने और फिर एक नया साल आ गया। ये दिन था 23 मार्च 1916। इस दिन के सुबह को शेकलटन ने ना कुछ दूर फोक के पार कुछ देखा।
जब फोक हटा तो उन्होंने पहाड़ियां देखी। यह था जॉनविला आइलैंड। लेकिन जॉनविला आइलैंड को देखना ज्यादा अच्छाई के निशान नहीं था, क्योंकि ये पेनिनसुला के आखिरी टिप पर मौजूद थी। इसका मतलब था कि वो इतने दूर निकल चुके थे कि पॉलेट आइलैंड पीछे रह गया था। जॉनविला आइलैंड सिर्फ 57 मील दूर थी पॉलेट आइलैंड से, लेकिन उसके और उसके दरमियान 90 डिग्री एंगल पर बर्फ का समुद्र था और इस बर्फ को पार करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए शेकलटन ने दोबारा मैप देखा और उसने देखा कि अगर वो नॉर्थ की तरफ तैरते रहे तो रास्ते पर सिर्फ 2 जजीरे पड़ते थे, क्लैरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड, और उसके बाद हजारों किलोमीटर दूर तक न सिर्फ पानी ही पानी था, समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थी कि जिंदा रहने के चांसेस बिल्कुल 0 तक जा चुके थे। अंटार्कटिका के सबसे जानलेवा पानी के हिस्से को ड्रैक पैसेज कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की लहरें होती हैं वो 12 मीटर तक ऊंची होती हैं। अब तक 20,000 से ज्यादा सेलर्स ने इस ड्रैक पैसेज में अपनी जान गंवा चुके थे और तकरीबन इसके अलावा 800 शिप यहाँ पर डूब चुके हैं। अगर आज भी 2025 में आप किसी बड़े से शिप को इस पैसेज के थ्रू क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे मंजर दिखाई देंगे जो आपको दिल दहलाने के लिए काफी हैं। ड्रैक पैसेज आज भी सबसे बड़े क्रूज शिप को हिलाकर रख देता है। शेकलटन जानता था कि अगर वो इस बर्फ के टुकड़े पर तैरते हुए इस पैसेज तक पहुंच गए तो सब के सब मर जाएंगे। इस बीच खाने की कमी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। जो खाना पहले कुत्तों के लिए रखा जाता था अब वो इंसान खाने लगे थे। पानी पीने के लिए हर आदमी बर्फ के टुकड़े को एक कैन में रखता और उसे अपने पास या फिर अपने अंदर रख लेता, ताकि बर्फ जो उसकी जिस्म की जो गर्मी है उसकी वजह से वो बर्फ पिघले और वो पानी पी सके। लेकिन एक दफा में वो सिर्फ चंद चम्मच पानी ही जमा कर पाते हैं। एक दिलचस्प बात यह थी कि हेलेंड के क्रू में 28 लोग मौजूद थे, लेकिन रजिस्टर सिर्फ 27 ही हुए थे। अगस्त 1914 में जब शिप ब्रिटेन से रवाना हुआ तो 28% ब्लैक बेयर चुपके से शिप पर दाखिल हो चुका था। जब वो पकड़ा गया तो शेकलटन ने कहा कि अगर कभी खाने की कमी हुई तो हम तुम्हें ही पका कर खाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से शेकलटन के साथियों को यह कदम नहीं उठाना पड़ा। एक दिन उन्होंने सी लेपर्ड देखा और उन्होंने उसका शिकार किया और उससे उन्होंने 1000 पाउंड तक गोश्त हासिल किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने कुत्तों को भी मारकर खाना शुरू कर दिया और इसी वजह से कुछ महीनों तक उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह दिन था 7 अप्रैल 1914। बर्फ के टुकड़े पर तैरते हुए क्रू मेंबर्स ने क्लैरेंस आइलैंड को देखा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये लगभग 83 किलोमीटर दूर है उनसे। इससे उनमें एक नई उम्मीद आ गई, लेकिन अचानक ही हवा का रुख बदल गया। हवाएं जो थी वो ईस्ट की तरफ चलने लगी, जहाँ पर कोई भी जमीन मौजूद नहीं था। हर तरफ बेपनाह समुद्र मौजूद थी। कुछ ही घंटों में उनकी सारी उम्मीदें टूट गई और जिस बर्फ के ऊपर उन्होंने कैंप लगाया था वो बर्फ का टुकड़ा सिर्फ 50 मीटर ही लंबा रह गया था, यानी कि उसकी मोटाई वो इतनी पतली रह गई थी। अब इस बर्फ के टुकड़े के ऊपर रहना तो इंतहाई खतरनाक था। ये सब देखते हुए शेकलटन ने फैसला किया कि इन तीनों छोटी बोट्स में ये सब जो जितने भी क्रू मेंबर्स है वो इसके ऊपर बैठेंगे और क्लैरेंस आइलैंड की तरफ अब बोट में सफर करेंगे। रास्ते में उन्हें बर्फ के टुकड़े और बड़े आइसबर्ग के दरमियान से गुजरना पड़ा। थोड़ी दूर में उन्हें एक और मजबूत बर्फ का टुकड़ा मिला और वहां पर उन्होंने एक नया कैंप लगा लिया। लेकिन जैसे कैंप लगाया गया बर्फ में दरारें पड़ने लगी और उनमें से एक क्रू मेंबर साथी एर्नी हेर्नेस जो था वो पानी में गिर गया। सबने मिलकर उसे निकाला, लेकिन बर्फ का टुकड़ा 2 टुकड़ों में बांट गया। शेकलटन अब एक टुकड़े पर अकेला रह चुका था और बाकी क्रू मेंबर्स जो थे वो दूसरे टुकड़े पर थे। अब ये दोनों बर्फ के टुकड़े अलग अलग जगह पे बहने लगे और अंधेरों में डूब गए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक आवाज आई, ब्रिंग फॉर मी अबोर्ड। ये था शेकलटन जो अब तक जिंदा मौजूद था। क्रू मेंबर में से एक ने बोट बेचकर उन्हें वापस ले आया और वापस आने के बाद शेकलटन ने सबसे पहले हॉलनेस का हाल पूछा कि वो कैसा है। हॉलनेस कांप रहा था और ठंड से मरने ही वाला था। आग जलाने का भी कोई सिस्टम नहीं था, तो शेकलटन ने उसे हुक्म दिया कि वो सारी रात चलता रहे ताकि उसकी बॉडी की जो हीट है उसकी वजह से उसके कपड़े सूख जाएं। उसने ऐसा ही किया और सारी रात चलता रहा और सुबह तक वो जिंदा भी बच गया। हवा का रुख इस बीच लगातार बदलता रहा। बर्फ के टुकड़े कभी इधर कभी उधर बह जाते हैं। उन्होंने अपना मंजिल 4 दफा बदला, पहले क्लैरेंस आइलैंड, फिर जियोजी आइलैंड, फिर होप बे और आखिर में उन्होंने फैसला किया कि वो एलिफेंट आइलैंड जाएंगे। एलिफेंट आइलैंड वो आखिरी जजीरा था जो ड्रैक पैसेज से पहले आता था। ये उनसे तकरीबन 160 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में थी, क्योंकि उनका आइसबर्ग ऑलरेडी नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे टेम्परेचर भी गर्म होता जा रहा था। अब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी थी। उनके आसपास की जो आइस थी वो आहिस्ता आहिस्ता पतले होने लगी थी। सिर्फ मसला यही नहीं था, मसला ये भी था कि उनके पास फ्रेश वाटर जो था वो खत्म होने लगा था। सबके होंठ प्यास से सूज गए और फटने लगे। गले उनके इतने सूखे थे कि जो फूड था उसे स्वेलिंग करने में भी उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। सबको कच्चे सील का गोश्त का जो खून था वो दिया गया ताकि खाना स्वेलो करने में आसानी हो। इस दौरान उनकी जो आइस शीट थी वो धीरे धीरे एलिफेंट आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। अब वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर थे। शेकलटन ने फौरन हुक्म दिया कि अब बोट्स को पानी में उतार दिया जाए, क्योंकि इस सफर का अब आखिरी हिस्सा उन्हें बोट से तय करना था। 15 अप्रैल 1916 को क्रू मेंबर्स को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो बोट्स थे वो सेफली इस जजीरे तक पहुंच चुकी थी। 497 दिन पानी पर रहने के बाद क्रू मेंबर्स आखिरकार जमीन पर थे।
हैवन बिन थ्रू हेल। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके जो पैर है वो अब बर्फ पर नहीं बल्कि जमीन पर है और वो खुशी के मारे झूम उठे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। क्रू के एक मेंबर ब्लैक बैरो उसकी टांगे काम करना बंद कर चुकी थी। दूसरा मेंबर रिक स्टन जजीरे पर पहुंचते ही ना उसको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन किसी तरह से वो बच गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ना एलिफेंट आइलैंड पूरी तरह से वीरान था। वहां पर ना कोई इंसान रहता था और ना ही कोई रेस्क्यू सप्लाईज का कोई जरिया था। ये एक ऐसी जगह था जहां पर ना कोई शिप आती जाती थी और ना ही कोई उसके बारे में ज्यादा सोचता था। अब सवाल ये था कि वो घर कैसे लौटेंगे। मैप देखने के बाद शेकरटन के पास ना 3 ऑप्शंस थे। पहला, केप हॉर्न साउथ अमेरिका के साउथर्न टिप पर जाया जाए जो कि तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। दूसरा, फॉकलैंड आइलैंड जो साउथ अमेरिका के ईस्ट पर मौजूद है जो कि तकरीबन 880 किलोमीटर दूर है। और तीसरा, साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाया जाए जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और वो तकरीबन 1300 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन 1 और 2 नज़दीक तो थे, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उन्हें ड्रैक पैसेज से गुजरना पड़ता, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर है। इसीलिए उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना, जॉर्जिया आइलैंड जाने का, क्योंकि उसको यकीन था कि अगर वो इसकी तरफ जाएंगे तो हवा और समुंदर दोनों उसका साथ देंगे। और जॉर्जिया आइलैंड जो था वो ड्रैक पैसेज के बीच से गुजर कर जाना नहीं पड़ता उस तक। वो थोड़ा बहुत ड्रैक पैसेज से आ रहा था, लेकिन पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं था, लेकिन फिर भी ये उनके लिए एक सेफ रास्ता हो सकता था। क्रू इतने थके और कमज़ोर थे कि उनको अपने साथ ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए शेकरटन ने अपने साथ 5 लोगों को लेकर जाने का फैसला किया। और आगे क्या हुआ ये सुनने के बाद तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।